हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव अकादमी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या तरीके होंगे हमने उसमें लिख रखा था कि जो भी रासायनिक समीकरण होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले दिए गए नाम के जो नाम होंगे उसके पहले हमको नाम का प्रतीक लिखने आना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम उस नाम का प्रतीक लिख लेंगे तो उसके प्रमाण क्रमांक लिखने आना चाहिए। और फिर उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद संयोजकता लिखेंगे। और संयोजकता लिखने के बाद उस संयोजकता को एक्सचेंज करने के बाद जो भी हमारे पास समीकरण आते थे उस समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते थे या फिर रासायनिक समीकरण लिखना बोलते थे, या उसी को हम लोग बोलते थे यौगिकों का सूत्र लिखना। ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हाँ, आज हम लोग क्या करना है, उसको मिला मिला करके बनाना है। दो टॉपिक केवल पढ़ने हैं इसमें। एक तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा था उसको अब हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। और साथ ही साथ जो रासायनिक समीकरण होंगे उसको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। संतुलित करना मतलब रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और रासायनिक समीकरण जो हमने लिखा था उसमें मैंने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं रखा था, इसलिए हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल भी रखेंगे और उसका नाम कैसे बोला जाता है ये हम लोग सीखेंगे और उसके बाद समीकरण को संतुलित कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले में मैं बताया भी था, जो धनात्मक होते हैं उसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई ऋणात्मक आ जाता है तो उसके नाम में फर्क पड़ जाते हैं। और नाम जब बोला जाएगा तो मुझे क्या क्या बोलने पड़ेंगे। फिलहाल चलिए देखिए, मैं लिख रहा हूं और ढेर सारे यौगिक बना रहा हूं और उसका नाम भी लिख रहा हूं। देखिए, पहले मैं ले रहा हूं लिथियम, इसमें प्लस, फिर आपका ले रहा हूं मैं सोडियम प्लस, फिर मैं ले रहा हूं पोटेशियम प्लस। पहले सिंगल वाले, फिर आप डबल वाले पे चलिए तो आ जाएगा सॉरी, फिर ले लेंगे बेरिलियम +2, फिर मैग्नीशियम +2, और फिर मैं ले रहा हूं कैल्शियम +2, फिर कॉपर +2, उसी तरीके से मैं ले रहा हूं जिंक +2, और फिर ले रहा हूं Fi+2, और एक और ले रहा हूं Ag+। ठीक, चलिए इसके साथ मैं एक एक आयन की अभिक्रिया करा रहा हूं। चलिए यहां पे मैं ले रहा हूं नाइट्रेट NO3 को, अगर हम इनके साथ बारी बारी से अभिक्रिया कराएंगे तो जो भी यहाँ पे बनेगा उसको हम नाम क्या बोलेंगे और लिखेंगे कैसे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिथियम पहले के साथ मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ, लिथियम पे सिंगल प्लस और NO3 पे क्या होता है, माइनस। अगर मुझे इनको मिलाना है, इनको जोड़ना है आपस में, तो क्या बन जाएंगे और जो बनेंगे उसका नाम क्या बोला जाएगा। मैं बोला था कि किसी एटम या किसी स्पीशीज पे अगर धनात्मक आता है तो भी संयोजकता के नाम से जाने जाते हैं, और अगर ऋणात्मक आता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता के नाम से जानते हैं। और अगर हमें यौगिकों का सूत्र लिखना है तो उसी संयोजकता को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -1 है तो हम इस -1 को केवल एक एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे +1 है उसको भी क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसके नीचे, और ये हो जाएगा इसके नीचे। इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, हो जाएगा मेरा लिथियम और क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। एक एक बार लिखेंगे तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पहला यौगिक हो जाएगा क्या चीज, लिथियम NO3। अब नाम कैसे बोले जाएंगे, देखिए सबसे पहले आप बोलिए इसका नाम लिथियम, और इस लिथियम के साथ इसका नाम बोला जाएगा क्या चीज, नाइट्रेट। तो दोनों को मिला करके बोले जाएंगे क्या, लिथियम नाइट्रेट। नाम में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होगा। धातु का नाम बोलिए और ऋणात्मक का नाम बोलिए, धनात्मक का नाम बोलिए, ऋणात्मक का नाम बोलिए, जो भी आएगा वो धीरे धीरे एक एक को हम लोग बना भी लेंगे और बोल लेंगे। उसी तरीके से अगर हम सोडियम को लेकर के चले तो देखिए, अब लिथियम जहां है उसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, सोडियम लिख लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, NO3।
फिर वैसे ही एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, NaNO3। नाम बोलना होगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम बोलेंगे सोडियम और इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेट। उसी तरीके से अगर हम पोटेशियम ले रहे हैं तो लिखेंगे पोटेशियम और यहाँ पे लिखेंगे NO3-। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, बनेगा क्या कि NO3, फिर नाम बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सही है, जो भी हमारे सामने आ रहा है उसका पहले आप अलग अलग नाम बोलिए और फिर एक साथ जोड़ करके बोल दीजिए, वही हमारा क्या होगा, यौगिक का नाम होगा। ऐसा नाम लिखा रहेगा, हम बनाएंगे भी, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं। अब दूसरा इस तरीके से बन जाएंगे। अब दो वाले का देखिए, हम सिंगल प्लस वाले का लिए हैं तो इसको एक एक बार लिखा गया है। अब अगर हम मान लीजिए मैग्नीशियम का ले रहे हैं तो मैग्नीशियम पे कितने प्लस, 2 प्लस होते हैं, और NO3 पे कितना है, -1 है। इनकी संख्या कितनी है, 1, और इनकी संख्या कितनी है, 2। तो हम इनको उठा करके लिख देंगे यहाँ पे, और इन दो संख्या को उठा करके लिख देंगे यहाँ पे। आपका बन जाएगा Mg और NO3 कितनी बार होगा, तो इसका नाम बोला जाएगा मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, इसका बोलेंगे नाइट्रेट, हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे नाइट्रेट। इसकी संख्या से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये संख्या इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस है और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे संख्या 2 बार आई है, ताकि क्या हो जाए, 2 माइनस हो जाए और यहाँ पे 2 प्लस है, तब जाकर के ये हमारा क्या बनेगा, उदासीन बनेगा। कोई भी यौगिक लिखे जाएंगे तो उसको उदासीन रूप में ही लिखे जाएंगे। अब ऐसे ही अगर इसके साथ अभिक्रिया कराए जाएंगे कॉपर के साथ, तो कॉपर +2 और NO3-। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, Cu, और लिखा जाएगा NO3 का कितनी बार, ट्वाइस। ये हमारा क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, वो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। मतलब जिसपे 2 प्लस होंगे वो 2 उठा के लिख देंगे, 3 होगा 3। वैसे देखिए एल्युमिनियम के साथ अगर मुझे कराना हो तो एल्युमिनियम +3 NO3 क्या है, सिंगल माइनस। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल्युमिनियम और NO3 का क्या मिलेंगे, थ्राइस, NO3 के थ्राइस, क्योंकि ये 3 बार आएगा यहाँ पे और ये कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब नाम क्या होगा, एल्युमिनियम, इसके लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, भले वीडियो ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं हो, हमको सीख लेना है। यहाँ पे क्या बनेंगे, नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो सारा मैं लिख दे रहा हूँ एक बार में, और फिर उसके बाद एक्सचेंज करके ढेर सारे यौगिकों का। चलिए लिथियम के साथ कराएंगे तो हम यहीं पे लिखते चले जा रहे हैं, लिथियम बन जाएगा LiNO3 बन जाएंगे। इसके साथ अगर हम कराएंगे इनकी अभिक्रिया तो बनेगा क्या चीज, NaNO3 बनेगा। इनके साथ कराएंगे तो KNO3 बनेगा, और इनके साथ अगर हम कराएं तो बनेगा BeNO3 का ट्वाइस। इनके साथ अगर हम कराएंगे तो बनेगा MgNO3 का ट्वाइस। इसके साथ कराएंगे तो CaNO3 का ट्वाइस, और इनके साथ कराएंगे तो CuNO3 का ट्वाइस। इनके साथ कराएंगे, क्योंकि 2 उधर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इधर 2 प्लस है और इधर 1 माइनस है। 1 यहाँ पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप लिखेंगे जिंक, क्या बन जाएगा, नाइट्रेट, फिर आपका बन जाएगा Fi और NO3 का ट्वाइस, और फिर अगर हम बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, Ag और लिखेंगे क्या, NO3। नाम सुन लीजिए फिर से लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, फेरस है नाइट्रेट, और ये सिल्वर नाइट्रेट। इस तरीके से हम लोग क्या लिख लेंगे, नाम भी हम इसका लिख सकते हैं। नाम लिखने में कोई ज्यादा वो नहीं है। अब इसी का अभिक्रिया अगर मान लीजिए कि हम ये लिख लें, NO3 ना लेकर के कोई और ले लें। अगर मान लीजिए हमने NO3 ले लिया, देखिए NO3 को हमने अभिक्रिया करा दिया, किसके किसके साथ हम कराएंगे, देखिए हम इनके साथ कराएंगे
OH माइनस के साथ कराएंगे, CO3 डबल माइनस के साथ कराएंगे, फिर हमने NO3 के साथ करा दिया है, फिर हम किसके साथ कराएंगे, ठीक है। चलिए NO3 का तो अभी हमने बताया है, अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, NO3 हो गया, CO3, SO4 के साथ भी हम बनाएंगे, और हम SO3 के साथ भी बनाएंगे, और हम S डबल माइनस के साथ भी बनाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ भी हम अभिक्रिया कराएंगे। इस तरीके से हम ढेर सारी यौगिकों को क्या कर लेंगे, लिख सकते हैं बारी बारी से। देखिए मैं ये करा दिया, इसको नाइट्रेट बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, इसको कार्बोनेट बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे, इसको ऑक्साइड बोलेंगे। अब देखिए अगर कहीं पे HCO3 डबल माइनस हो, इसको बाई सल्फेट बोले। मैंने लिखवाया है ये सारा, अब मैंने नाम भी लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक को जोड़ जोड़ करके नए नए यौगिक बनाना शुरू कर रहे हैं। चलिए मैं एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा। चलिए माइनस, इनकी अभिक्रिया इन सभी के साथ मैं कराना चाह रहा हूं। देखिए पहले तो मैं एक लिख दूं, लिथियम के साथ इनकी अभिक्रिया करानी है मुझे, OH माइनस की। अब बताइए O माइनस यहाँ पे 1 नंबर और 1 नंबर यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा बताइए, LiOH। उसी तरीके से अगर सोडियम हम लेंगे तो देखिए Na पे प्लस और OH पे क्या है, माइनस है, तो मेरा क्या बनेगा, Na और OH, इसका नाम क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलेंगे सोडियम, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या बोला जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका लिथियम, इसका हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम देखिए, के को मैं लिख रहा हूं और OH माइनस को लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर, आपका क्या हो जाएगा, KOH। इसको बोलेंगे पोटेशियम, इसको क्या बोलेंगे, नाइट हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अलग अलग नाम बोलिए और फिर इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जो आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, नाम होगा। ये हो गया 3। इसी तरीके से हम इनकी भी अभिक्रिया कराएंगे, इसमें से मैं 2 का केवल करा, बाकी सिमिलर होगा। लिखेंगे Mg प्लस और OH माइनस। देखिए ये संख्या कितनी है, 1 है, तो इस एक संख्या को हम उठा के यहाँ लिखेंगे, इस 2 संख्या को उठा के कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, Mg और क्या बनेंगे, OH के नाम मैग्नीशियम, इसका नाम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसका नाम बोला जाएगा क्या चीज, मैग्नीशियम, और इसका क्या बोला जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से कैल्शियम के साथ में ले रहा हूं, डबल प्लस होगा और आपका क्या बन जाएगा, माइनस। फिर सिमिलर, इसको उठा करके यहां लिखिए, इसको उठा करके यहां लिखिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी नाम मैं दूंगा समीकरण संतुलित करने के लिए तो मुझे ऐसे जरूरत पड़ेंगे, तो लिखेंगे Ca और OH का क्या, ट्वाइस, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड, तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा, अब इसको हम हटा देते हैं, मेरा 2 ठो हो गया, एक तो मैं बना दिया, नाइट्रेट का नाम लिख दिया और एक हाइड्रा। अब कार्बोनेट पे चलते हैं। चलिए इसको जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, CO3 डबल माइनस। अब देखिए हम इनको इनके साथ अभिक्रिया कराएं, इनके साथ बारी बारी से सबकी अभिक्रिया कराएंगे तो ढेर सारे यौगिक बनेंगे। इसमें चलिए मैं X के साथ और एक इनके और एक इनके साथ मैं अभिक्रिया कराऊंगा, बाकी जैसा भी आएगा एकदम सिमिलर लिखना होगा। मैं ले रहा हूं सोडियम, कितने प्लस 1, और CO3 पे कितना माइनस है, 2 माइनस है। अब देखिए 2 नंबर 2 माइनस है, तो 2 संख्या इनके नीचे लिखेंगे और इस पे कितने प्लस है, 1 प्लस है, तो एक संख्या कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इन 2 को उठा करके लिखिए यहाँ पे और एक को उठा करके लिखिए। ये 9th में बताया गया होगा, फिर 10th के पहले चैप्टर में बताया जा रहा है, या तो सीख लो नहीं तो लिखना सीखो। Na2CO3 नाम, फिर इसको बोलेंगे सोडियम,
इसको बोलेंगे कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं कैल्शियम के साथ, Ca पे डबल टू और CO3 पे डबल माइनस। चलिए इन दो को उठा करके इसके नीचे लिखिए, इस टू को उठा करके इसके नीचे, तो क्या लिखा जाएगा, Ca2 और CO3 कितनी बार, दो बार। अब देखिए अगर दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों में नंबर अगर कॉमन आ रहे हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको लेकर के कहाँ पहुंचेंगे, CaCO3। और नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम होगा कैल्शियम, इसका नाम होगा कार्बोनेट। सिंपल नाम, सिंपल नाम। इस धातु का नाम बोलिए और रिडायन का नाम बोलिए, धातु का नाम बोलिए, रिडायन का नाम बोलिए। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, नाम लिख देंगे। ये मेरा अभी 3 हुआ। आगे चलते हैं। चलिए इसकी जगह पे अब मैं क्या लिखूं, SO4 और 2 ही ठो यौगिक बनाएंगे, बाकी आपके लिए है। चलिए लिथियम, सोडियम के साथ करा रहा हूं Na प्लस और SO4 डबल माइनस। फिर वैसे ही सिमिलर 2 उठा करके यहाँ और 1 उठा करके यहाँ, तो आपका क्या बन जाएगा, Na2SO4। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यौगिक बना लेंगे दो एलिमेंट को, अगर ऐसा दिया है तो। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका नाम फिर सोडियम बोलेंगे, इसको सल्फेट बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक, अब चलिए Fi के साथ में बना लूं, Fi डबल प्लस और SO क्या है, डबल माइनस है। फिर दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो बोलिए दोनों में 2 नंबर कॉमन होगा, तो क्या लिखेंगे, FiSO4। नाम होगा फेरस, Fe को फेरस, SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, नाम लिखे जाएंगे। हाँ थोड़ा बोल दूं मैं कि अगर हम इनको इनके साथ कराएंगे तो लिथियम सल्फेट, इसके साथ कराएंगे तो सोडियम सल्फेट, इनके साथ कराएंगे पोटेशियम सल्फेट, इसके साथ कराएंगे तो बेरिलियम, इसके साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम, इसके साथ कराएंगे तो कैल्शियम, और अगर इसके साथ कराया जा रहा है तो कॉपर सल्फेट, इसके साथ कराए जाएंगे तो जिंक, इसके साथ कराया जाएंगे तो फेरस, और इसके साथ कराया जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिल्वर सल्फेट। इस तरीके से हम ढेर सारे योग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब देखिए इसकी जगह पे कुछ और लाया था, बारी बारी से एक एक ठो। अब कौन सा, सल्फाइट। अब किसके साथ, SO3 के साथ। इसमें से 2 मैं निकाला, चलिए मैग्नीशियम में ले रहा हूं Mg डबल प्लस, अब प्लस SO3 डबल माइनस। सिमिलर इन 2 को उठा करके यहां आप लिखिए, इन 2 को उठा करके यहां लिखिए, तो मेरा बनेगा क्या, MgSO4। देखिए हमने 2 नंबर दोनों में सेम है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखे, नंबर नहीं लिखा। यहाँ पे क्या बनेंगे, मैग्नीशियम, और इसका क्या बनेगा, सल्फेट। क्या बोलेंगे, बोलिए, मैग्नीशियम सल्फेट होगा ना, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हाँ जिंक रख सकते हैं यहाँ पे, इस सल्फेट नहीं सल्फाइट होगा, सॉरी, सल्फेट की जगह पे क्या लिखेंगे, सल्फाइट, तो हो जाएगा जिंक डबल प्लस और SO3 पे डबल माइनस। अब बताइए क्या लिखेंगे, जिंक सल्फाइड, इसका नाम होगा जिंक, इसका नाम होगा सल्फाइड। इसलिए यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है कि दोनों पे समान संख्या में धन और ऋण उपस्थित है, इसलिए हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया सल्फाइड। अब इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड। ये सल्फाइड है और ये ट है और ये क्या है, सल्फेट है। तो अब इसके साथ कराते हैं S डबल माइनस का, इसमें भी 2 ही मैं लिख रहा हूं। चलिए एक जिंक के साथ कराते हैं, जिंक डबल प्लस और S डबल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर नंबर आएगा, तो आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, नाम भी पुकार सकते हैं। अगर मान लीजिए Fi है, Fi पे डबल प्लस और S पे डबल माइनस, तो क्या लिखेंगे, FiS, तो हो जाएगा फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे, और लिखने का तरीका मेरा वही होगा। एक और बच रहा है ऑक्साइड, ये ऑक्साइड में भी थोड़ा सा बात कर ले। हाँ और भी हाईलाइट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम इसकी जगह पे क्लोरीन लिख देंगे,
ब्रोमीन लिख देंगे, आयोडीन लिख देंगे। तो इसके साथ भी हम बना सकते हैं। फिलहाल मैं ऑक्सीजन के साथ बना रहा हूँ। ऑक्सीजन पे डबल माइनस Mg, डबल प्लस और O पे क्या है, डबल माइनस है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में दो दो नंबर कॉमन आएगा। उस कॉमन नंबर को अगर हम निकाल देंगे तो क्या आपका बन जाएगा, MgO। नाम क्या बोले जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए एल्युमिनियम अगर कहीं +3 दे दिया, ऑक्सीजन पे डबल माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे, Al2O3, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बोले जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यौगिक बनाएंगे भी और यौगिक का नाम भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए सेम। अब बाइकार्बोनेट HCOO माइनस, CO3 माइनस, लिथियम के साथ अगर हम करा रहे हैं प्लस HCO3 डबल माइनस, तो क्या लिखा जाएगा, लिथियम बाई कार्बोनेट। इसको बोलेंगे लिथियम, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु का नाम बोलिए और इसका नाम बोलिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम बाई कार्बोनेट, लिथियम बाई कार्बोनेट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और नाम भी बोल सकते हैं। इसी की जगह मान लीजिए मेरे पास कॉपर अगर है डबल प्लस और HCO3 सिंगल माइनस आता है, इस पे सिंगल माइनस, तो इसको हम उठा करके यहाँ लिखेंगे, इसको उठा करके यहाँ लिखेंगे, तो क्या बन जाए आपका Cu, और HCO3 का कितनी बार, 2 बार। बोलिए, तो फिर बोला जाएगा कॉपर, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर बाई कार्बोनेट, कॉपर बाई कार्बोनेट, कॉपर बाई कार्बोनेट। इस तरीके से नाम भी पुकारे जा सकते। ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट भी आते हैं। अब देखिए इनके साथ में एक की अभिक्रिया करा रहा हूं, बाकी आप इसके साथ कर लीजिएगा। Cl के साथ में करा दूं, इसके साथ कराएंगे तो देखिए Li प्लस है और Cl माइनस, क्रॉस मल्टी अगर अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो LiCl बन जाएगा। अगर Mg लिखा हुआ है डबल प्लस और Cl सिंगल माइनस, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। और अगर मान लीजिए Al प्लस है 3 और Cl -1 है, तो बताइए 1 इनके नीचे लिख देंगे, 3 इनके नीचे, तो क्या बन जाएगा, AlCl। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यौगिकों का निर्माण भी कर लेंगे और दिए गए का नाम भी लिख देंगे। अब देखिए एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ और थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमने यौगिक बनाया है, उस यौगिक को बनाने के बाद या रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हमें समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, अगर किसी दिए गए यौगिकों का अगर हम नाम लिख लिए, नाम कर रहे हैं, दिए गए यौगिकों का अगर हमने सूत्र लिख लिया या फिर समीकरण लिख लिया, या दो यौगिकों को मिलाकर के नए समीकरण का हमने निर्माण कर लिया, नए यौगिकों का निर्माण कर लिया, तो उस यौगिक का जो हम समीकरण लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, उस सूत्र में जब हम सूत्र लिखते हैं तो एक तीर लगाते हैं और तीर के पीछे क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और इसके आगे जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि कोई अगर रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, उस दिए हुए रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की मात्रा में एक एक एलिमेंट की अगर मात्रा बराबर है तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है। दूसरी बात क्वेश्चन कि ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो संतुलित करना इसलिए आवश्यक है कि द्रव्य संरक्षण नियम के अनुसार हम किसी द्रव्य को ना तो बना सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए दिए गए रासायनिक समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का
द्रव्यमान, दोनों का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान एकदम इक्वल होना चाहिए। जितना मैंने अभिकारक में लिया द्रव्यमान एक एक एलिमेंट की, उतनी ही मात्रा में उत्पाद में एक एक एलिमेंट के द्रव्यमान अगर बराबर आ रहे हैं तो हम मान लेंगे कि जो भी हमने रासायनिक समीकरण लिखा है वो समीकरण क्या है, संतुलित है। तो मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं और ये जानने की कोशिश किया जाए कि दिए गए समीकरण संतुलित है कि नहीं और संतुलित कैसे करते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो भी होंगे इसको संतुलित करने का 10th लेवल में कोई विशेष पैरामीटर नहीं है तो आंशिक संख्या के हिसाब से कर सकते हैं, आयन विधि द्वारा भी करते हैं और आवेश विधि द्वारा भी करेंगे। तो करने का ढेर सारे तरीके हैं लेकिन हम केवल और केवल एक विधि का उपयोग करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान विधि के माध्यम से हम दिए गए समीकरणों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अनुमान विधि का मतलब अपने आप अंदाजा लगाया जाएगा कि जो भी दिए गए समीकरण होंगे हम उसमें संख्या से कितने मल्टीप्लाई कर दें। और एक बात को भी ध्यान रखना होगा कि कोई रासायनिक समीकरण अगर दिया है तो उसमें हम संख्या ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं ना भाग देते हैं, केवल और केवल संख्या का क्या होता है, संख्या का गुणा किया जाता है। संख्या का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जहां जहां जितने की जरूरत पड़ेगा हम उतने की संख्या के अनुमान से अपनी आवश्यकता अनुसार गुणा करके हम ये कोशिश करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा कर देने से हम उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल में ये एग्जाम्पल रखा भी था कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, ऐसा लैंग्वेज बोला भी रहेगा, मैं अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इस समीकरण को क्या करिए, संतुलित कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब देखिए इस अभिकारक के द्रव्यमान निकालिए और इस उत्पाद के द्रव्यमान दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिलहाल हम द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, हम केवल एलिमेंट की संख्या बराबर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, संख्या बराबर करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले मुझे उन एलिमेंटों को सिलेक्ट करना होगा जो क्या किया जाए, अधिक संख्या में दिया जाए, उसको पहले संतुलित करने की कोशिश किया जाए। तो फिलहाल देखिए इधर इस अभिक्रिया के इस साइड में मैं चलूं तो नाइट्रोजन कितना है मेरे पास, 2 है और इधर अगर मैं चलूं तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। तो इधर अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, केवल गुणा करना है, अगर मैं इधर 2 से गुणा कर दूं तो बोलिए नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 2 हो गई। इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। तो दोनों तरफ नाइट्रोजन बराबर। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, इधर हाइड्रोजन की संख्या पहले से 3 था तो 3 में 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 6। इधर कितना हो गया, 2 है। अब मैं अगर यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं, दिए गए समीकरण क्या हो जाएंगे, संतुलित। हाँ अब चेक कर लीजिए, इधर हाइड्रोजन मेरे पास है और क्या है, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 दूनी के 6 मेरे पास है और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बोलिए 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और इधर अगर हम कर लेंगे तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6। मतलब हर कंडीशन में जितना मैंने अभिकारक की मात्रा में जितने एलिमेंट लिया है उतनी ही उत्पाद की मात्रा में भी हर एक एलिमेंट की मात्रा क्या मिली है, बराबर मिली है। देख लीजिए दोनों में क्या मिला है, बराबर मिला है, इसलिए यहाँ पे समीकरण क्या है, संतुलित है। इसको और परफेक्ट बनाया जाएगा, पहले हम संख्या की बात केवल कर लेते हैं। और देखिए एनसीईआरटी का मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख रहा हूं, उधर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ है उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला दिया हुआ है आपका HNO3 और प्लस CaOH और अभिक्रिया किया तो बन गया मेरे पास CaNO3 का ट्वाइस और प्लस क्या बन गया, H2O। दूसरा दिया हुआ है ये ए था और मैं इधर ये लिख दे रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है NaOH और प्लस H2SO4 और अभिक्रिया करके H2SO4, अरे Na2SO4 और प्लस लिखा हुआ है H2O। तीसरा नंबर
NaCl प्लस AgNO3 और अभिक्रिया के चिन्ह AgCl प्लस NaNO3। 4 नंबर अगर हम लेकर के चलेंगे तो लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4 और अभिक्रिया के चिन्ह BaSO4 प्लस। देखिए ये एनसीईआरटी का मेरा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन चाहे वो एनसीईआरटी के अंदर का हो चाहे चैप्टर के एंड का क्वेश्चन हो, वो मैं सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक, चलिए फिलहाल मैं एक एक क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूं कि वो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि HNO3 है और किसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, COH का ट्वाइस। मैं अभी हिंदी वाला भी क्वेश्चन करा रहा हूं, इधर होगा CaNO3 का ट्वाइस अब प्लस क्या बन गया H2O। अब देखिए पहले वाले समीकरण में हमको क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट की संख्या बराबर करनी होगी। फिलहाल चलिए इधर की मैं अगर बात कर लूं, यहाँ पे NO3 केवल, NO3 की संख्या कितनी है, 1 है। और अगर NO3 के यहाँ पे अगर हम बात कर ले उत्पाद की तरफ, इसकी संख्या कितनी है, 2। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो NO3 इधर NO3 इधर दोनों बराबर हो गया। अब देखिए Ca इधर कितना है, 1 है और इधर कितने Ca है, 1, ये भी बराबर हो गया। अब बताइए मेरे पास कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2। OH में H की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है और यहाँ पे H की संख्या कितनी है, 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इस साइड भी मुझे हाइड्रोजन की संख्या कितनी लाने पड़ेंगे, 4 लाने पड़ेंगे। अब बोले जैसे ही मैं 4 से गुणा किया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 से गुणा ना करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और अगर 2 से यहाँ पे गुणा किया तो हाइड्रो ऑक्सीजन की संख्या कितनी बन गई, 2। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब इधर कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए एक तो हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम। ये 4 प्रकार के मेरे पास एलिमेंट है। इधर भी 4 प्रकार के एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कैल्शियम। दोनों तरफ एलिमेंट बराबर करने की कोशिश किया जाए कि क्या हमने जो समीकरण को संतुलित किया है उस समीकरण में हर एक एलिमेंट बराबर है कि नहीं है। अब देखिए इधर मैं हाइड्रोजन काउंट करूं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब नाइट्रोजन की संख्या काउंट किया जाए तो देखिए 2 से गुणा हुआ है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है कि नहीं, तो नाइट्रोजन की संख्या कितने लिख देंगे, 2, कहीं और तो है नहीं। अब टोटल ऑक्सीजन गिनिए तो यहाँ पे 3, 3 दूनी के 6 और 6 और 2 8। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। और कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है। तो कैल्शियम कितना हो गया, 1 हो गया। अब आइए इधर, इधर हाइड्रोजन गिनिए तो इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी के 4, सही है। दूसरी बात, अब नाइट्रोजन की संख्या थोड़ा बोलिए, नाइट्रोजन की जो संख्या है यहाँ पे कितनी है, 2। 2 से गुणा कर देंगे तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑक्सीजन गिना जाए तो देखिए ये 2 से गुणा है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 दूनी के 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 8 और कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है। अब देख लीजिए खुद कि इस अभिकारक में HNO की संख्या जितनी जितनी है उतनी ही संख्या इधर भी हर एक एलिमेंट की क्या है, बराबर है। इसलिए दिए गए समीकरण हमारे क्या होंगे, संतुलित होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा यहीं पे मैं लिख रहा हूं, चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है तो ये आपका है NaOH प्लस लिखा हुआ है आपका H2SO4। जब ये रिएक्ट किया तो मुझे बना करके क्या दिया, Na2SO4 और H2O। पहली बात कि जब हम इन दोनों को आपस से मिक्स किए तो यही क्यों बन गया, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। रासायनिक अभिक्रिया जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जैसा दिया है मुझे वैसे देने दो, मुझे हर एक एलिमेंट को केवल बराबर करके दिखा देना है और मैं मान लूंगा कि वो रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित। चलिए देखिए इधर Na की संख्या कितनी है, इधर 2
अब इधर Na खोजिए कितनी संख्या में है, एक। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं, 2 से, तो दोनों तरफ सोडियम की संख्या बराबर हो जाएंगी। दूसरी बात, इधर SO4 की संख्या कितनी है, एक। SO4 की संख्या इधर भी एक है। दूसरी बात, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी के 4, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो बोलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। अगर इधर और उधर सबकी अगर हम बात करें तो हर एक एलिमेंट की मात्रा कितनी है, बराबर है। जैसे देखिए सोडियम 2 इधर, सोडियम 2 इधर, SO4 एक इधर, SO4 एक इधर, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि दिया गया समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित। अब देखिए थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ये सारा एनसीईआरटी का है, आप ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है NaCl प्लस AgNO3 और AgCl प्लस NaNO। चलिए इसको चेक किया जाए, ये संतुलित समीकरण करना है, इसको संतुलित करना है। तो इधर Ag की मात्रा कितनी, एक। इधर Ag की मात्रा कितनी, एक। इधर Cl की मात्रा कितनी, एक। तो इधर Cl की मात्रा कितनी, एक। Na की मात्रा इधर एक, और Na की मात्रा इधर कितनी क्या है, एक है। और NO3 की मात्रा यहाँ पे कितनी है, एक है। और यहाँ पे NO3 की मात्रा कितनी है, एक है। इसका मतलब कि ये जो समीकरण मुझे दिया गया है वो पहले से ही संतुलित है। इसमें किसी नंबर से ना मुझे गुणा करना है, ना किसी नंबर से डिवाइड करना, कुछ भी नहीं करना है। ये पहले से दिया गया समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। अब आगे एक और में लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन, सारा एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कराए जाएंगे। जितने क्वेश्चन होंगे, चाहे वो थ्योरेटिकली हो, न्यूमेरिकली हो, जो भी हो, वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है BaCl2 प्लस लिखा हुआ है आपका H2SO4 और अभिक्रिया के चिन्ह, तो क्या बन जाएंगे आपके BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, ये वो बना के दिया है। हम लोग भी बनाएंगे कि BaCl2 और H2SO4 को आपस में मिक्स करने पर क्या प्राप्त होता है, वो हम जब विद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब सक्रियता श्रेणी जब हम पढ़ाएंगे तो उस सक्रियता श्रेणी में मैं सारा कुछ बताऊंगा कि दो एलिमेंट या दो यौगिकों को आपस में मिलाने पर उसके आयन एक दूसरे को रिप्लेस क्यों कर देता है, क्या कारण होता है कि ऐसा बन जाता है, वो सारा हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे। तो जब रिएक्शन खुलेगा तब उसमें, अभी हमारा क्या हो रहा है, शुरुआत चल रहा है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिए गए समीकरण संतुलित कैसे होते हैं और बनते कैसे हैं। अभी ये दो टॉपिक चल रहे हैं। चलिए इसमें बेरियम कितने हैं, Ba1, इधर इधर कितने बेरियम है, एक है। इसका मतलब कि दोनों तरफ क्या है, मेरा बराबर है। अब देखिए SO4 इधर कितने हैं, एक है। इधर SO4 कितने हैं, एक है। दोनों तरफ SO4 की मात्रा क्या हो गई, एकदम इक्वल हो गया, बराबर हो गया। इधर Cl की संख्या कितनी है, 2 है, और इधर Cl की संख्या कितनी है, एक है। इसका मतलब कि मुझे 2 से यहाँ पे गुणे करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो 2 Cl हो जाएगा, और H की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बताइए यहाँ पे H की संख्या 2 है कि नहीं। तो दिए गए समीकरण में हर एक एलिमेंट दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरीके से दिया गया समीकरण हमारा क्या होगा, एकदम संतुलित होगा। और दूसरा क्वेश्चन अब चलते हैं, ऐसे में मिटा दो, वो थोड़ा लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो उस लैंग्वेज को भी हम लिखेंगे, क्या करना है, और उस लैंग्वेज से हम इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आपका एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, और कह रहा है, मैं कथन को भी पढ़ दे रहा हूं कह रहा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। चलिए मैं कथन पहले लिख दूं। पहला, आपका पहला कथन दिया हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। ठीक है,
चलिए देखिए, मैंने क्या शुरू शुरू में बोला था, रासायनिक समीकरण लिखते समय इस क्वेश्चन में बोला है कि इस दिए गए समीकरणों को पहले समीकरण के रूप में कन्वर्ट करिए, फिर संतुलित करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम ये जो नाम लिख करके आ रहा है, इस नाम का पहले प्रतीक तो लिखे। तो इस नाम का प्रतीक जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, लिखेंगे। देखिए मैंने कुछ बातें किया था जिसमें मैं बोला था कि क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को Br2 लिखते हैं, और आयोडीन को I2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, और नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। ये कुछ एलिमेंट हैं जिसको हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये परमाणु के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। परमाणु के रूप में ये अगर रखे जाएंगे तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अणु के रूप में। इसलिए हम जब भी वो नाम लिखेगा नाइट्रोजन तो N2 लिखेंगे, N नहीं लिखेंगे। उस तरीके से हाइड्रोजन लिखेगा बोलेगा तो हम H2 लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है और बनाता क्या है, अमोनिया। और मैंने एग्जांपल में भी रखा था कि जब इसका सूत्र लिखना होगा तो हम लिखेंगे एक एक एलिमेंट दोनों का निकालेंगे, फिर इसका क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, इसकी संयोजकता लिखेंगे। तो इसको 3 की रिक्वायर्ड है, इसको 1 की रिक्वायर्ड है, तो इस पे हो जाएगा 3 और इस पे क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा NH3। तो इस दिए गए इधर वाले को हमको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हम इन दोनों को जोड़ करके ये वाले बना लेंगे। नहीं तो हमारे पास जितने भी यौगिक होंगे हम उन यौगिकों का नाम याद नहीं रख सकते हैं। हम ये कोशिश करें कि दो एलिमेंट को आपस में जोड़ करके जो हमारा बनेगा वो वास्तव में वही होगा जो कोई बोला गया होगा इक्वेशन में। तो हम इधर वाले को याद ही ना रखें, इसको याद रखने की मुझे जरूरत नहीं है, केवल क्या रखें, इन दोनों को जोड़ना सीख लें। अगर मुझे जोड़ने आ जाएगा तो इधर वाला भी मुझे बनाने। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए ये मुझे दिया है अमोनिया, इस अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, इधर 1 और इधर कितने हैं 2। अगर मुझे दोनों तरफ बराबर करना है तो मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 2 नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी के 6। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं तो दिया गया समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, एकदम वाक्य वाला समीकरण, एक शॉर्ट टर्म में आ जाएगा जिसको रासायनिक समीकरण बोले जाएंगे। और उसको मैं दोनों तरफ एलिमेंट बराबर कर दूं तो दिया गया समीकरण क्या बन जाएगा, संतुलित। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करने पर क्या देता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड देता है। देखिए हिंदी में क्या बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को मैं लिख दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड को वायु में जलाने पर क्या देता है, जल व क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा शायद लिखा है, क्या लिखा है, जलाने पर सल्फर डाई ऑक्साइड देता है। तो चलिए इस हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो देखिए हाइड्रोजन पे क्या होते हैं सिंगल प्लस और इस पे डबल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा H2S। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूं, H2S प्लस वायु, मतलब हवा में क्या करना है, इसे जलाना पड़ेगा। वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में जब H2S को वायु में जलाया जा रहा है तो खुद बोल रहा है क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, और साथ ही साथ सल्फर डाई ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन जा रहे हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको मुझे क्या करना है, ये तो पहले शाब्दिक रूप में लिखा है, इस शाब्दिक रूप से पहले मैंने प्रतीक में लाया पहले, उसके बाद मैं अब क्या करूंगा, संतुलित करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब कि इस लाइन के आगे और पीछे हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो सल्फर 1 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। अब बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, चलिए इधर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार और 1 3 बार। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी के 4,
सल्फर कितने हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन। मुझे लगता है कि सारा बैलेंस है, नहीं। देखिए फिर दो दूनी के चार, ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं, देखिए 2 से मैं यहाँ पे गुणा करूं, यहाँ पे 2 से गुणा करूं तो दो दूनी के चार हाइड्रोजन, और सल्फर कितने, दो। तो मैं अगर यहाँ पे 2 से गुणा करूं तो सल्फर की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, चार। तो यहाँ पे मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो दो दूनी के चार, और सल्फर भी हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, दो, और यहाँ पे कितने, दो दूनी के चार, चार और दो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन मुझे 6 करना है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब अपने विवेक के अनुसार, अपने अनुसार इसको क्या करना है, संख्या कम बेसी करके दोनों तरफ हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से दिए गए समीकरण हमारे क्या होंगे, संतुलित होंगे। अब देखिए एक और लिखा हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड। तो मैं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ पहले हिंदी में लिख दूं, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कौन, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड राइट अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, नहीं, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम का सल्फेट देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट देता है। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख रहा हूं। एल्युमिनियम सल्फेट पहले लिखने आना चाहिए। तो देखिए एल्युमिनियम को पहले Al लिखेंगे और होता क्या है +3, और सल्फेट का नाम लिखा है तो हमको लिखने आना चाहिए SO4 पे डबल। इन दोनों को जोड़ करके मुझे क्या करना होगा, सूत्र लिखना होगा। ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट में लिख दो Al2 और SO4। पहले हिंदी में मैं लिख दूं, चलिए देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट किया, बेरियम क्लोराइड, दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड अब प्लस क्या बना है आपका बेरियम सल्फेट, तो लिख दे रहा हूं बेरियम सल्फेट। चलिए मैं अभी कुछ देर पहले जब हो गया, शुरू शुरू में ही मैं बताया क्या चीज, कि जो भी दिए गए सूत्र होंगे उसका मैं नाम लिखना बता रहा था, कि जो भी नाम बोले जाएंगे, जो भी धातु दिया होगा उसका नाम पहले लिखिए, फिर अधातु का नाम, मतलब ऋणात्मक का, पहले धनात्मक का, फिर ऋणात्मक का, फिर धनात्मक का, फिर ऋणात्मक का। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक क्या है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम हम लिखेंगे Al पे +3, और सल्फेट का क्या होता है SO4 पे डबल। इन दोनों को आपस में मिलाइए तो सलिजकता का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो आपका बन जाएगा Al2 और SO4 का प्लस में बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम का होता है Ba+, और क्लोराइड का होता है Cl-। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो आपका बन जाएगा फिर क्या, BaCl, ये बन गया। अब जब हम आपस में अभिक्रिया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए एल्युमिनियम का क्या लिखा जाएगा, एल्युमिनियम +3 और Cl पे, इन दोनों का एक्सचेंज करिए, और इन दोनों का अगर एक्सचेंज करेंगे तो Cl3, और आपका क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का आपका बनेगा B++2, और SO पे क्या चीज डबल, क्रॉस मल्टी अगर अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा BSO4। अब इसको क्या करना है, मुझे संतुलित करना है। तो देखिए एक एक को संतुलित करने की कोशिश किया जाए। यहाँ पे SO4 कितनी बार है, यहाँ पे SO4 मेरी 3 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं तो मेरा SO4 तो संतुलित हो गया।
दूसरी देखिए, अब बताइए कि जब हमने 3 से गुणा किया यहाँ पे, तो बेरियम पहले तो 1 था, जैसे ही मैं 3 से गुणा किया, ये कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। तो इधर भी तो बेरियम 3 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, तो बोलिए बेरियम 3 बार हो गया। जैसे ही मैंने 3 बार किया गुणा बेरियम में, क्लोरीन कितनी बार हो गया? 6 बार हो गया। 3 दूनी के 6। अब देखिए इधर क्लोरीन कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार यहाँ है, तो मुझे अगर 2 से गुणा कर दिया जाए इसे, यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 होंगे। लेकिन एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2। और यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या पहले से ही कितनी है? 2। इस तरीके से दिए गए समीकरण हमारे क्या हो जाएंगे? संतुलित हो जाएंगे। तो पहले दिए गए शब्द समीकरण को ऐसे लिखने की कोशिश करो, और जो जो एलिमेंट उसमें दिया है उसको आयन फॉर्म के रूप में पहले लिखो, अथवा आयन के रूप में लिखिए। उसके बाद उस आयनों का क्या करिए? एक्सचेंज करिए। उसके बाद जो समीकरण आएंगे उसको आप लिखिए, तब इस अभिक्रिया के पीछे और अभिक्रिया के आगे जो भी एलिमेंट आएंगे, उन एक एक एलिमेंटों को मुझे क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तब जाकर के जो दिए गए रासायनिक समीकरण होंगे वो संतुलित एग्जैक्ट माने जाएंगे। नहीं तो दिए गए समीकरण को हम शब्द समीकरण को इस फॉर्म में लेकर के जब तक नहीं आएंगे तब तक हम समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं समीकरण लिखने पे मैंने ज्यादा फोकस किया, ताकि आपको क्या किया जाए? लिखने आ जाए। उसके बाद समीकरण को क्या करने आना चाहिए? संतुलित। संतुलित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समीकरण को लिखना सबसे बड़ी बात है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अब मैं उस क्वेश्चन को भी बता दूं, उसके बाद मैं कुछ और टॉपिक बताऊं। ठीक, वो क्या दिया हुआ है? कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए, कह रहा है कि पोटेशियम, पहले मैं लिख दूं, कह रहा है कि पोटेशियम, मैं जो हिंदी में बोला वैसे वो लैंग्वेज में बोला है। पोटेशियम इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्या गैस बनाता है। मैं इस बार एक रिपीट भी कर दूं, देखिए उस क्वेश्चन में बोला है कि पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो मैंने उसको एडिशन के रूप में लिख दिया और अभिक्रिया का फॉर्म में लिख दिया उस शब्द समीकरण को। तो इसको पहले हमको लिखने आना चाहिए। इसका प्रतीक क्या होगा? के होगा। इसका प्रतीक क्या होगा? H2O होगा। और दोनों आपस में मिलेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? KOH। देखिए पोटेशियम का पोटेशियम, तो पोटेशियम को के लिखते ही है, और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे? OH माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? KOH। इस तरीके से हम क्या लिख दिए? समीकरण लिख दिए। बाकी हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या आता है? H2। अब मुझे बताइए इसको क्या कर रहा है? समीकरण को संतुलित करने के लिए भी बोल रहा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 और 1 3। तो कुछ तो किया जाए। देखिए उधर क्या है? 3 है और इधर 2 है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं 2 से पहले गुणा करूं, ध्यान रखिएगा पहले मिनिमम नंबर से गुणा करते हुए आगे बढ़ना है। पहले 1 2, 2 पे नहीं होगा तो 3, 3 पे नहीं होगा तो 4, 4 पे नहीं होगा तो 5, ऐसे धीरे धीरे नंबर बढ़ाने हैं। तो 1 पे तो होगा ही नहीं, 2 से मैं गुणा किया तो 2 दूनी के 4। लेकिन यहाँ पे कितने? 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब बताइए कि मुझे उधर हाइड्रोजन की संख्या एक और चाहिए। तो इधर बताइए कि 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो बोलिए ऑक्सीजन भी 2 हो गया कि नहीं हो गया? और जैसे ही ऑक्सीजन की संख्या 2 हुआ, पोटेशियम की भी संख्या कितनी हो गई? 2। तो उधर पोटेशियम 2, तो इधर ही पोटेशियम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम समीकरण को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं समीकरण लिखा था, ये मैं समीकरण जो भी लिखा था, इस तरीके से मानिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। अमोनिया बनाती है। तो ये समीकरण भले ही हम संतुलित कर ले रहे हैं,
यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितने से गुणा कर दीजिए, 3 से। लेकिन इस समीकरण को हम एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमने इसकी अवस्था की बात ही नहीं किया। तो समीकरण जो भी लिखे जाएंगे संतुलित, अगर मैं उसके सामने उनकी अवस्था का भी डिस्कशन कर दूं, अवस्था का भी रिप्रेजेंट कर दूं या उसको प्रदर्शित कर दूं, तब जाकर के जो भी समीकरण होंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे, एग्जैक्ट। अब बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन किस अवस्था में पाई जाती है, गैस में। हाइड्रोजन किस अवस्था में पाई जाती है, गैस में। और ये अमोनिया किस अवस्था में पाई जाती है, गैस में। अगर उसी तरीके से मान लिया जाए कि H2 और बोले कि O2 जब आपस में मिलाए जाते हैं तो बनते क्या है, मेरा H2O बनता है। क्या ये समीकरण संतुलित है, तो नहीं है। तो पहले इसके एक एक एलिमेंट बराबर करिए। तो एक एक समीकरण, एक एक एलिमेंट को मैं बराबर करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करने पड़ेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बोलिए 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बताइए कि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बोलिए हर एक एलिमेंट बराबर हो गया। ये अभी समीकरण एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसकी अवस्था की भी बात करने पड़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है और ये भी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। और जो H2 होते हैं वो किससे पाए जाएंगे, लिक्विड। अब ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट माना जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको गर्म भी करूंगा, और अगर उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी तो मैं उत्प्रेरक भी लिखूंगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए CaCO3 मेरे पास है और इसको कह रहा है कि CaO बनते हैं और CO2 निकलते हैं, क्या ये समीकरण संतुलित है, तो समीकरण तो संतुलित है, लेकिन ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट कब माने जाएंगे, तो इसकी अवस्था भी मुझे लिखने पड़ेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में पाए जाते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्साइड भी किसे पाए जाते हैं, सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं किसमें, गैस में। अब ये जो दिया गया समीकरण होगा अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये समीकरण तभी लिखे जा सकते हैं जब हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म के चिन्ह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। ये दिया गया समीकरण हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट माना जाएगा इस तरीके से। अब जो भी हम लोग समीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए हम किसकी किसकी बात करेंगे, किसकी किसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आने वाले जो नेक्स्ट वाला मेरा लेक्चर्स होंगे उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सक्रियता श्रेणी। किसकी बात करेंगे, सक्रियता श्रेणी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताएगा कि कौन से एलिमेंट यौगिकों में किस एलिमेंट को प्रतिस्थापित कर देगा, हम इसी के माध्यम से जानेंगे। और साथ ही साथ हम इनको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, जितनी मुझे जरूरत पड़ेगी 10th लेवल में हम उतने ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक रखूंगा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। क्या चीज, प्रकार। हम क्या लिखेंगे, अगले वाले लेक्चर्स में मुझे लिखना होगा सक्रियता श्रेणी मुझे पढ़ना है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब सक्रियता श्रेणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किस एलिमेंट को क्या करता है, हटाता है। और तब जा करके रासायनिक अभिक्रियाएं खुलेंगी जिसमें हमारा पहला होगा संयोजन, दूसरा हमारा होगा वियोजन, और तीसरा मेरा होगा विस्थापन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, योगात्मक बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं संयोजन हो गया, योगात्मक हो गया, या इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं संकलन अभिक्रिया। या तो आप कहिए संयोजन अभिक्रिया, या आप कहिए योगात्मक अभिक्रिया, या आप कहिए संकलन अभिक्रिया, इनमें से किसी नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और वियोजन अभिक्रिया को बोल सकते हैं विखंडन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, विखंडन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया को एक और नाम से जान सकते हैं, क्या चीज, प्रतिस्थापन।
और अगर प्रतिस्थापन मुझे लिखने आ गया तो हम यहीं से पढ़ लेंगे आम्ल और यहीं से पढ़ लेंगे क्या चीज, क्षार। दोनों पढ़े जा सकते हैं। हम विस्थापन में ही अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण भी पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब अम्ल और क्षार या क्षार और अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ लेंगे यहीं से। इसी रासायनिक अभिक्रियाओं में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे कि कौन सी अभिक्रियाएं संभव होंगी, कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं होंगी। साथ ही साथ अभी तो इतने अगले वाले में, फिर नेक्स्ट वाले में भी चलेंगे। हाँ, जितने, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस होंगे हम उन हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, वो लास्ट में मेरा आएगा। वो जो क्वेश्चन के सीरीज चलेंगे उस क्वेश्चन के सीरीज में पूरे एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस होंगे एक एक क्वेश्चन का मैं अलग अलग तरीके से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और एक एक इक्वेशन में मैं ये जानने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि संयोजन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है। मतलब एक इक्वेशन में कितनी पॉसिबल संभावनाएं हैं अभिक्रिया की टाइप आने का। जैसे संयोजन हो गया, संयोजन में हो सकता है कि आक्सीकरण हो, संयोजन में हो सकता है क्या हमारा उष्माक्षेपी हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक जो भी होंगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।